नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य पूनमिया, सीनियर कंसल्टेंट इन GI-HPV सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आज मैं आप लोगों के सामने कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बोलने जा रहा हूँ। पिछले दशक में कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि हमारा रहन सहन वगैरह काफ़ी कुछ उसमें भी बदलाव आ चुका है। नॉर्मली पेशेंट्स को सिम्टम्स काफ़ी पहले से आते हैं, बट वो अननोटिस चले जाते हैं। सो पेशेंट्स जिनको ये ट्यूमर है, उनको स्टार्टिंग में उनको मोशंस में खून वगैरह जा सकता है, उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो सकता है, जो काफ़ी सडन है। मतलब 11 से लेके 5 तक का हीमोग्लोबिन आ गया। उनकी एपिटाइट कम हो जाएगी, उनका वज़न कम हो जाएगा। कभी कभी उनको पेट में दर्द वगैरह रहेगा, जो कि वो ऑन एंड ऑफ आ ही रहा है पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से। अगर किसी को ये तकलीफ है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी इन केसेस में करना बहुत ज़रूरी है। कोलोनोस्कोपी करने का एडवांटेज है कि वो ट्यूमर लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में है वो अपने को एक पता चलेगा, और दूसरा कोलोनोस्कोपी के साथ साथ बायोप्सी भी अपने को लेना पड़ेगा, जो जांच के लिए भेजेंगे, और उसका रिपोर्ट के ऊपर ही आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक बार कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी हो गया तो पेशेंट्स को कुछ ब्लड टेस्ट और ट्यूमर मार्कर्स जैसे कि CEA वगैरह भी कराना पड़ता है, जो हमारे लिए काफ़ी प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। और इसके बाद उनको एक CT स्कैन या पेट CT स्कैन की डिपेंडिंग कि वो ट्यूमर कहाँ पे, उसके बेसिस पे अपने को करना पड़ेगा। नॉर्मली जो लो रेक्टम, जो मोशंस के जगह के ट्यूमर्स रहते हैं, उसमें MRI करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MRI अपने को लोकल एक्सटेंशन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। एक बार डायग्नोसिस वगैरह हो गया, उसके बाद हम पेशेंट से पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ हुई है, आगे का ट्रीटमेंट हम कैसे प्लान करेगा और उसके बाद का केयर कैसे लेना है। पेशेंट्स को रीअश्योरेंस दिया जाता है, काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड उनके आगे का फॉलोअप। ट्रीटमेंट में कोलोरेक्टल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, इनका हम MDT में, जहाँ पे एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हमारे साथ रहते हैं, हम पूरा केस डिस्कस करते हैं और हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि पहले सर्जरी करना बेटर रहेगा या पहले रेडिएशन और कीमो देने के बाद फिर सर्जरी करना बेटर रहेगा। ये सब ट्यूमर का लोकेशन जो है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। सर्जरी नॉर्मली दूरबीन से या रोबोटिक से भी की जा सकती है, और अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है या फैला हुआ है कहीं पे, तो उसमें ओपन कन्वेंशनल सर्जरी किया जाता है। दूरबीन से रोबोटिक सर्जरी जो रहती है, उनका एडवांटेज ये है कि दर्द कम होता है, छोटा इंसिजन आता है, आप जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो और आप जल्दी से काम पे भी जा सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जरी की रेडिकलिटी बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है, जिसमें हम कोलोन जिस हिस्से में है वो हिस्सा इंटेस्टाइन का निकालते हैं, उसके साथ साथ उस हिस्से को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल के लिम्फ नोड्स, जहाँ से वो ब्लड वेसल ओरिजिन होती है, वहाँ से निकालना ज़रूरी है। सो रेडिकलिटी बहुत ज़रूरी है इन सर्जरीज़ में। सर्जरी कंप्लीट करने के बाद पेशेंट्स को फाइनल रिपोर्ट के साथ भी आगे का प्लानिंग के बारे में पूरा डिटेल में समझाया जाता है। फॉलोअप के लिए पहले साल हर 3-3 महीने में आके दिखाना ज़रूरी है, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हर 6-6 महीने में आने दिखाना ज़रूरी है। जब भी डॉक्टर के साथ फॉलोअप होता है, तब उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट और ट्यूमर मार्कर CEA वगैरह कराएंगे, और हर 6 महीने में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग ऑल्टरनेट विथ सोनोग्राफी कराया जाएगा। थैंक यू।